स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग सीख रहे हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच में आपको कल की वीडियो में फिगर्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और उसके काइंड्स के बारे में समझाया गया था, और जो फर्स्ट 3 काइंड्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के, उनकी भी डेफिनेशन और एग्जांपल लिख के आपको बताया गया था। चौथा काइंड आपका है ठीक वो अपॉस्ट्रोफी। तो अपॉस्ट्रोफी के बारे में आइए जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अपॉस्ट्रोफी is the direct address to the dead, the absent are personified to an object or idea. Full stop. It is a special form of personification. It is a special form of personification. तो स्टूडेंट्स जो अपॉस्ट्रोफी आपका चौथा फिगर ऑफ स्पीच है, उसकी डेफिनेशन के रूप में आपके सामने लिखा है अपॉस्ट्रोफी इज द डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, द एब्सेंट आर पर्सनिफाइड टू एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सनिफिकेशन। तो अपॉस्ट्रोफी प्रत्यक्ष संबोधन होता है किसी मृतक को, अनुपस्थित व्यक्ति को अथवा व्यक्ति या विचार को। इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सनिफिकेशन। और अपॉस्ट्रोफी पर्सनिफिकेशन यानी जो मानवीकरण अलंकार होता है आपका तीसरा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, तो उसका एक स्पेशल फॉर्म होता है। और इसके कुछ एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखें। नंबर 1 लिखा हुआ है ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग। तो स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है ओ डेथ, यहाँ पे मृत्यु को संबोधित किया जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से। वेयर इज दाई स्टिंग, स्टिंग मतलब डंक, अर्थात मृत्यु को पुकारा जा रहा है, मृत्यु को सजीव मानकर पुकारा जा रहा है। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, इस सेंटेंस में आपको फिगर ऑफ स्पीच है अपॉस्ट्रोफी। यहाँ पे मृत्यु जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसे प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जा रहा है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन। फ्राइलिटी दाई नेम इज वुमेन। इस सेंटेंस में लिखा हुआ फ्राइलिटी में निष्ठुरता होता है, दाई नेम वुमेन तुम्हारा नाम औरत है। तो यहाँ पे निष्ठुरता को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जा रहा है। निष्ठुरता ये मान लीजिए दुर्गुण है, उसे यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से। अब आप देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है ओ महात्मा गांधी वेयर इज दाई ऑनेस्टी। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ओ महात्मा गांधी। आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे और इस समय वो जीवित नहीं हैं। तो एक मृतक व्यक्ति को यहाँ पे इस तरह से संबोधित किया जा रहा है जैसे कि वो हमारे सामने ही हो। ओ महात्मा गांधी वेयर दाई ऑनेस्टी, हे महात्मा गांधी आपकी ईमानदारी कहाँ है। तो इन 3 सेंटेंसेस में जो आपके सामने हमने लिखे हैं, इनमें फिगर्स ऑफ स्पीच है। और आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे कि फिगर्स ऑफ स्पीच को हम कैसे पहचानेंगे, उसे डिफाइन कैसे करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच अपॉस्ट्रोफी में क्या होता है, किसी मृतक अनुपस्थित व्यक्ति को इस प्रकार से संबोधित किया जाता है जैसे कि वो हमारे सामने हो, अर्थात हम उससे फेस टू फेस बात कर रहे हैं। और उसी प्रकार के 3 सेंटेंसेस
हमने आपको लिख के दिखाए हैं। अब आप देखें आपका जो पांचवा काइंड है हाइपरबोल, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, और जो ये हम आपके सामने लिख रहे हैं इसे आप नोट भी करते रहें ताकि कंफ्यूजन की स्थिति में आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो पाएंगे। और अब आप देखें पांचवा फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। हाइपरबोल माने होता है अतिसंयुक्त अलंकार, और अतिसंयुक्त अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है, लेट अस वॉच। हाइपरबोल, हाइपरबोल तो इट इज the figure of speech in which things are represented before us better or worse, greater or less actually than they are, तो स्टूडेंट्स जो आपका पांचवा फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल, उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच, ये एक ऐसा अलंकार होता है इन विच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बिफोर अस बेटर आर वर्स, ग्रेटर आर लेस एक्चुअली देन दे आर, कि वस्तुओं को हमारे सम्मुख इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, या तो उन्हें बहुत अच्छी तरह से उनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, या फिर उनके बारे में बहुत ही कम करके बताया जाता है, या तो उन्हें बहुत अच्छा करके बताया जाता है अथवा बहुत ही बुरा करके बताया जाता है, कम करके बताया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में हम किसी भी चीज के बारे में या तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं अथवा उसे कम करके आंकते हैं, उसके बारे में हम बहुत कमतर करके बताते हैं। तो एक बार इसकी डेफिनेशन आप फिर रिवाइज कर लें। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन व्हिच थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बिफोर अस बेटर आर वर्स, ग्रेटर आर लेस एक्चुअली देन दे आर, अर्थात वस्तुओं की या व्यक्ति की जो सामान्य स्थिति होती है, उस सामान्य स्थिति में हम उसे डिफाइन ना करके उस स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर डिफाइन करते हैं। तो इससे संबंधित एग्जांपल आपके सामने लिख रहे हैं। एग्जांपल नंबर 1 इसे लिखा हुआ है द चीफ ऑफ रॉबर्स was higher than mountains. The chief of robbers was higher than mountains. The chief माने प्रमुख, of robbers माने डाकुओं का, was higher माने ऊंचा था, than mountains माने पर्वतों से भी। डाकुओं का जो नेता था, जो प्रमुख था, वो पहाड़ियों से भी अधिक ऊंचा था। अर्थात सेंटेंस में जो डाकुओं का प्रमुख है उसके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा हुआ है बेलिंडा smiled and the bird became gay. तो स्टूडेंट्स दूसरा एग्जांपल, बेलिंडा एक लड़की का नाम है। लोग कहते हैं कि यूरोप की रहने वाली ये लड़की अपने समय की सबसे सुंदर लड़की थी, और इसके बारे में कहा जाता है कि बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ल्ड बिकेम गे। बेलिंडा मुस्कुराई और सारा संसार खुश हो गया। अब आप लोग अनुमान लगाएं कि
किसी एक व्यक्ति के मुस्कुराने से सारा संसार प्रसन्न हो सकता है। अर्थात ये बात बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कही गई है। इस सेंटेंस में आपका हाइपरबोल फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो बेलिंडा स्माइल्ड एंड द वर्ड बिकेम गे। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। The rivers of blood, the rivers of blood, the rivers of blood flow in the battle field. The rivers of blood, the rivers of blood flow in the battlefield. रिवर्स माने नदियां, ऑफ ब्लड माने खून की, और या सॉरी फ्लो नहीं होगा इस सेंटेंस में। स्टूडेंट्स तीसरा उदाहरण आपके सामने लिख रहे हैं। द रिवर्स ऑफ ब्लड फील्ड इन द बैटलफील्ड, बैटलफील्ड। तो तीसरा एग्जांपल लिखा है द रिवर्स ऑफ ब्लड फील्ड इन द बैटलफील्ड। रिवर्स माने नदियां, ऑफ ब्लड माने खून की, फील्ड माने भर गई, इन द बैटलफील्ड माने युद्ध के मैदान में। तो युद्ध के मैदान में खून की नदियां भर गई, अर्थात कहने का मतलब यह है यहाँ पे इस सेंटेंस को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, इसके बारे में बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। तो इस सेंटेंस में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। और अब आप देखेंगे, इसे आप नोट करते रहें कि जो आपका छठा काइंड्स है फिगर्स ऑफ स्पीच का, ऑक्सीमोरन, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ किस प्रकार के एग्जांपल्स, किस प्रकार के सेंटेंसेस ऑक्सीमोरन फिगर्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। आइए अब देखते हैं छठा फिगर्स ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन तो इट इज द फिगर, इट इज द फिगर ऑफ स्पीच in which two opposite ideas are put together। तो स्टूडेंट्स ये जो छठा फिगर ऑफ स्पीच आपका होता है ऑक्सीमोरन, उसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। ऑक्सीमोरन माने होता है विरोधाभास। तो ऑक्सीमोरन ऐसा अलंकार होता है जिसमें दो विरोधी विचारों को, दो अलग अलग विचारों को एक ही सेंटेंस में रखा जाता है, अर्थात दो विपरीत विचारों को एक ही सेंटेंस में रखा जाता है। कैसे, आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ। लिखा हुआ है लव इज ए बिटर स्वीट, लव इज ए बिटर स्वीट। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आपका है फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन, क्योंकि सेंटेंस में लिखा है लव माने प्रेम, इज माने होता है, ए माने एक, और बिटर माने कड़वा, स्वीट माने मधु या मिठाई या मीठा। तो प्रेम एक कड़वी मिठाई होती, प्रेम एक कड़वा मधु होता है, कड़वी मिठाई होती है। यहाँ पे कड़वा भी है और मीठा भी है, यानी दो विरोधी विचार साथ ही रखे गए हैं। इसलिए इस सेंटेंस में आपका फिगर ऑफ स्पीच है, इस सेंटेंस में आपका फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। और अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2। अब आप देखेंगे एग्जांपल नंबर 2।
तो लिखा है द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट चीट। द शॉपकीपर इज एन ऑनेस्ट चीट। शॉपकीपर माने दुकानदार, ई माने है, एंड माने एक, ऑनेस्ट माने ईमानदार, और चीट माने धोखेबाज। यहाँ पे ऑनेस्ट भी रखा गया है और चीट भी रखा गया है, दो अपोजिट आइडिया साथ साथ रखे गए हैं, इसलिए सेंटेंस में भी आपका फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। और स्टूडेंट्स आप देखें तीसरा एग्जांपल लिखा हुआ है फेयर इज फाउल, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। इस सेंटेंस में भी दो विरोधी विचारों को साथ साथ में रखा गया है। फेयर माने गलत, फेयर माने सही, सही, इज फाउल सही गलत है और गलत सही है, अर्थात दो विरोधी विचार साथ साथ रखे गए हैं। तो इस सेंटेंस में भी आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। तो स्टूडेंट्स ये तीन सेंटेंसेस हमने आपको यहाँ पे लिख के दिखाए हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच जो ऑक्सीमोरन आपका है उसकी डेफिनेशन भी आपको हमने लिख के दिखाई है, इसे आप नोट कर लें। और अब आप देखेंगे आपका लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच ओनोमोटोपोइया, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। अब आप ओनोमोटोपोइया के बारे में जान लें और उससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे आप। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं आपको जो लास्ट फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया यानी ध्वनि सूचक अलंकार, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इट इज द फिगर ऑफ स्पीच in which sound of a word suggests its meaning। ध्वनि सूचक अलंकार अर्थात ओनोमोटोपोइया ऐसा अलंकार होता है जिसमें किसी न किसी शब्द की ध्वनि को दर्शाया जाता है। ध्वनि सेंटेंस में या शब्द में ध्वनि प्रकट होती है तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच रिलेटेड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं इससे संबंधित लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 1 ग्रंट 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 गोज द हॉग। ग्रंट ग्रंट गोज द हॉग। ग्रंट ग्रंट माने होता है घुर्र घुर्र, गोज माने जाता है, हॉग माने सुअर, अर्थात जो सुअर होता है वो घुर्र घुर्र की आवाज करते हुए चलता है। तो ग्रंट ग्रंट में घुर्र घुर्र की आवाज होती है अर्थात ध्वनि होती है, इसलिए सेंटेंस में आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया। अब आप देखें एग्जांपल नंबर 2 The snakes are hissing. The snakes are hissing and the bees are buzzing. The snakes are hissing and the bees are buzzing. Snake माने सांप, हिसिंग माने फुफकार रहे हैं, एंड बीज माने मधुमक्खियां, बजिंग माने भिनभिना रही हैं। सांप फुफकार रहे हैं और मधुमक्खियां भिनभिना रही हैं। तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में भी आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है ओनोमोटोपोइया। और अब देखें आप एग्जांपल नंबर 3 The birds are chirping. The birds are chirping in the garden. इस सेंटेंस में लिखा हुआ है The birds are chirping in the garden. पक्षी बगीचे में चहचहा रहे हैं, चहचहाने की एक आवाज आती है। तो इस सेंटेंस में भी आपका ओनोमोटोपोइया फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने
जो 7 काइंड्स होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के, उनको 1 बाय 1 यहाँ पे समझा है। 1 बाय 1 डेफिनेशन रही हमने आपको समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच समझ पाए होंगे। और यदि कोई समस्या आपको इनमें समझने में रह गई है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपनी बुक में भी देख सकते हैं और इनसे संबंधित जो सेंटेंसेस हैं उनको आप लिख के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप पकड़ बनाएंगे फिगर्स ऑफ स्पीच पे। आशा करते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करेंगे इसके बारे में। और फिलहाल ये टॉपिक आपका पूरा होता है। फिगर्स ऑफ स्पीच आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और अगर ये 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हीं में से कोई ना कोई फिगर्स ऑफ स्पीच बोर्ड परीक्षा में आने हैं, आपके 4 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो इन्हें आप रिवाइज करते रहें, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में आपका जो पोइट्री सेक्शन में पोएम्स का रीडिंग चल रही है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम जो दूसरी पोएम आपकी है टू ड्यूटी वो पढ़ाएंगे। टिल देन बाय बाय।